नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के आदिवासी अंचल गोगुंदा क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए का मूवमेंट, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुआ भैंस का मांस खाता दिखाई दिया, कार चालक ने वीडियो किया वायरल। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, उदयपुर में हाईकोर्ट वर्चुअल बेंच प्रक्रिया में, तो वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को लिया आड़े हाथों। केजरीवाल पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बताया तीसरा विकल्प। पायलट उदयपुर होते हुए गए थे राजसमंद और सिरोही। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल गोगुंदा क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार देर रात एक बार फिर से गोगुंदा बगडुंडा रोड पर जोगियों का गोड़ा के पास सड़क किनारे एक तेंदुए के दिखने से हड़कंप मच गया। इस सड़क से गुजर रहे एक कार चालक ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रविवार देर रात हुक्मीचंद सुथार अपने बेटे और भतीजे के साथ उड़ीथल जा रहा था। उसी दौरान सड़क किनारे तेंदुआ भैंस का मांस खाते हुए दिखाई दिया। तेंदुआ दिखाई देने के बाद कार चालक ने कार को तेंदुए के नजदीक ले जाकर रोका तो वही मांस खाते हुए दिखाई दिया। इस पर हुक्मीचंद सुथार ने कार में ही बैठकर तेंदुए का वीडियो बना लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में तेंदुआ कार की रोशनी पड़ने के बाद अपने शिकार को वहीं छोड़कर पास में बनी दीवार कूदकर जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन उससे पहले उसने कार चालक की ओर देखा, लेकिन कार की रोशनी अधिक होने से और कार के कुछ समय तक वहां पर खड़ी रहने की वजह से तेंदुए ने वहां से जाना ही ठीक समझा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को तेंदुए के मूवमेंट की सूचना दी। बता दें कि 2 माह पहले जब गोगुंदा इलाके में जब आदमखोर तेंदुए का आतंक था और एक साथ 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था, उसी दौरान इस क्षेत्र की एक महिला को तेंदुआ उठाकर ले गया था। इससे महिला की मौत हो गई थी। जब तेंदुए के मूवमेंट ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है और तेंदुए के लगातार मूवमेंट से ग्रामीणों ने वन विभाग से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि तेंदुए के मूवमेंट से ग्रामीणों में खौफ है और कोई भी अकेला बाहर निकलने से डर रहा है। ऐसे में इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन के बिखरने के बाद गठबंधन की पार्टियां दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ठग गठबंधन का नाम दिया है। मेघवाल ने कहा कि यह गठबंधन ठगने के लिए बना था, जो अब पूरी तरह से टूट गया है। मेघवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। मेघवाल ने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन के देन है आम आदमी पार्टी। उस समय केजरीवाल ने कई वादे किए, लेकिन 3 वादे सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला, वे सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी, सरकारी बंगले में नहीं रहकर अपने निजी छोटे से मकान में रहेंगे। और तीसरा, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन केजरीवाल ने पूरी तरह से झूठ बोलकर एक ही नहीं 2 राज्य से सिक्योरिटी ले रखी है। वही इतना बड़ा शीश महल बना दिया कि उनसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए वे नजर आ जाएंगे। मेघवाल उदयपुर में राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय के में 5 दिवसीय विकसित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा अपनी योजनाओं के दम पर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो दिल्ली की जनता को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की हकीकत दिल्ली की जनता के सामने है। वहीं सचिन पायलट के तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस के बयान पर मेघवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपना धरातल तलाशने में जुटी हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को उदयपुर प्रवास के दौरान हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश में कई जगह पर वर्चुअल बेंच
स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उदयपुर भी शामिल है। मेघवाल ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की प्रक्रिया होती है, जो कि हाईकोर्ट से होते हुए राज्य सरकार, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। उससे पहले वर्चुअल कोर्ट की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। PIB के द्वारा एक विकसित भारत पे एक एग्जीबिशन लगाई है, उसका अभी उद्घाटन हुआ है। ये 24 जनवरी तक जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, आसपास के नागरिक हैं, ये सब देखेंगे भारत विकसित कैसे बनेगा। इसकी पूरी योजनाओं की जानकारी इस प्रदर्शनी में है। देखिए, आम आदमी पार्टी, आपने ठीक कहा कि श्री अन्ना हजारे आंदोलन की उपज है। उस समय एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कस्में खाई, उसमें 3 कस्में महत्वपूर्ण थी, तो जनता को लगा यार ये ठीक ही बोल रहा है। क्या? मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा अगर मैं सत्ता में आया तो। मैं कोई सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, मैं छोटे घर में ही रहूंगा, मेरी निजी। तीसरा, उन्होंने कहा मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। इन तीनों में ही उनकी पोल खुल गई अरविंद केजरीवाल जी ने। मकान तो इतना बड़ा बना लिया कि उसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। सिक्योरिटी एक राज्य से नहीं 2 राज्यों से ले ली। गाड़ी भी बड़ी में चलते हैं, इसलिए वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति पर उतार हुआ है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम हमारी योजनाएं समझा रहे हैं। जैसे मैं भी कई बार गया हूँ, भाई दिल्ली में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, आयुष्मान भारत योजना है, अच्छी योजना है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आयुष्मान भारत को लागू नहीं कर रही, तो दिल्ली के जो नागरिक हैं वो महरूम रह रहे हैं उससे, और वो कहीं और काम करने जाते हैं तो वहाँ भी महरूम रह रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास में ज़्यादा फायदा करेगी, इसको समझाने में हम सफल हो रहे हैं। और आपको लग भी रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस अपना धरातल ढूंढने का प्रयास तो कर ही रही है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर था, आपने कहा था कि यहाँ पे सर्किट बेंच रहेगी। देखिए, एक बार पहले कोई प्रेस हुई थी, तब एक विषय चला था यहाँ। ये देश के कुछ भागों से ये डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए। तो इसमें एक प्रक्रिया निर्धारित है। जो हाईकोर्ट होता है उसकी अनुशंसा होती है, उसके बाद राज्यपाल, फिर राज्य सरकार, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है। तो उसका एक तरीका ढूंढा गया था, कई जगह है ये। मैं बीकानेर से आता हूँ, हमारे बीकानेर में भी ये डिमांड है, कोटा में भी है जहाँ स्पीकर साहब हैं, यहाँ भी सारे जनप्रतिनिधि इस बात को कहते हैं। जोधपुर में जो है वो वकील दूसरी बात कहते हैं। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने इसका एक तरीका निकाला। जैसे मेरठ है, मेरठ वालों को इलाहाबाद जाना पड़ता है, आगरा वालों को भी इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो उन्होंने एक वर्चुअल क्या कोर्ट जैसी सुविधा दे सकते हैं क्या, तो उसमें हमारे कुछ स्थान चिन्हित हैं, उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें उदयपुर भी है। भाई, राजस्थान की मिट्टी से मेरा संबंध है और यहां से चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा में गए हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों में काम किया है, इसलिए बार बार यहां आना अच्छा लगता है। भले ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा हो, लेकिन राजस्थान से जो जुड़ाव है वह कम नहीं हो सकता। यह बात राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को सिरोही जाने से पहले उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से कही। पायलट ने कहा कि राजस्थान सरकार का आने वाला बजट पर कांग्रेस चाहती है कि पूरी तरह से चर्चा हो। सदन चलाने का काम सरकार का है। इसके अलावा सरकार ने 1 साल के कार्यकाल से प्रदेशवासियों को कोई खासा फायदा नहीं हुआ है। भजनलाल सरकार ने केवल योजनाओं को बंद करने, कई जिलों को निरस्त करने और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर पुनः विचार करने का काम किया है। ऐसे में राजस्थान की जनता को सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ है। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार में पावर के बहुत सारे सेक्टर बन गए हैं। सरकार के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही बहुत हावी है। सरकार में बहुत पावर सेक्टर बन गए हैं कि सत्ता दल के जो विधायक हैं वे भी दर दर भटक रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तय हो सके, इसके लिए हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, साल पूरा हुआ है, लेकिन जो अभी निर्णय दिए हैं सरकार ने
उसमें स्कूलों का बंद करने की बात हो, जिलों को समाप्त करने की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को दोबारा पुनर्विचार करने की जो बात कर रहे हैं, ये सब नकारात्मक निर्णय हैं। अफसरशाही बहुत हावी है। राज्य सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन चुके हैं कि जो सत्ता दल के विधायक मंत्री हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं। तबादलों पर जो नया विवाद पैदा हुआ है उस पर भी सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। आने वाला सत्र चालू हो 31 तारीख को, और हम सब लोग सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो जनता के हित में काम करें। और 1 साल का जो कार्यकाल रहा उसे देखकर बहुत ज्यादा उम्मीद मैं नहीं समझता जनता को है, लेकिन कांग्रेस अपना जो एक विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएगी। हम सदन के पटन पर, सदन के बाहर लगातार जवाब पूछते रहेंगे और जवाबदेही तय करते रहेंगे। सत्र आने वाला है, बजट भी आएगा, आपको लगता है सकारात्मक रूप से संसद में चर्चा हम होगा? तो पिछले बजट में जो घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी जो MOU साइन किए हैं 35 लाख करोड़ के साइन किए हैं, उनमें से कितने कारगर होंगे। तो पारदर्शिता के साथ सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। हम तो चाहेंगे चर्चा हो, लेकिन सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हर मुद्दे पर चर्चा हो। और कई बार जैसे मैंने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हाउस एडजर्न कर सरकार अपने जवाब देने से बच जाती है और हम लोग जवाब मांगते हैं। तो सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, पूरा देश प्रदेश देखे कि सत्ता पक्ष विपक्ष किस प्रकार का आचरण रखते हैं। हम तो हमेशा सदन चलाने के पक्ष में रहे हैं। इस सत्र में भी हम चाहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है बजट सत्र, हम चाहते हैं चर्चा हो। दिल्ली चुनाव को लेकर पायलट बोले कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। जो सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने कई बार मौके दिए हैं। पिछले 10 से 12 सालों से केंद्र और राज्य सरकार के वर्चस्व की लड़ाई से दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार थी, तब जो विकास हुआ उसको जनता आज भी याद कर रही है। वे बोले कि शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ है। इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। दिल्ली में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की, तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। इंडिया गठबंधन बन नहीं पाता है स्टेट में, कहीं नुकसान नहीं होगा आपको? इंडिया गठबंधन का जब हमने राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने शुरुआत करी थी तो सब दलों को साथ लेकर आए थे लोकसभा में और बहुत बेहतर परिणाम आए थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। और एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप लोकल यूनिट्स को देखकर अलग दल निर्णय करते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए नेशनल लेवल पर अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हमले पर बोले कि हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता जो जवाब मांग रही है, जिनको केंद्र और दिल्ली में सत्ता दी है, वही भाजपा और आप पार्टी आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के संबंध मजबूत रहेंगे और संबंध पहले से और बेहतर होंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता रघुवीर सिंह मीणा भी वहां पर मौजूद रहे। केजरीवाल जी पर कल हमला हुआ था, वो किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि हिंसा की कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जनता जवाब मांग रही है, जिन लोगों को सत्ता दी थी दिल्ली में, केंद्र में और राज्य में, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ आपस में तू तड़ाक और आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं और अच्छा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी बनकर सामने आएगी। अगर ट्रंप के हाथ में सत्ता जारी है, भारत का फायदा और नुकसान देखा जाता है, उससे आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में
सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन दोनों सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है और दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो अटूट हैं, बहुत मजबूत रहेंगे। और जो भी नया राष्ट्रपति बनता है जनता की चॉइस से बनता है, तो मैं तो उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत अमेरिका के जो संबंध थे वो पहले से और बेहतर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दोनों देश और करीब आएं। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले उदयपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे पटवारियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। पटवारियों ने लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की बात कही है। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष पंकज पालीवाल ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी लंबे समय से विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी प्रमुख मांगों में पटवारी पद को तकनीकी पद पर घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 किया जावे, 1035 पटवार मंडल एवं भानोद कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्ति की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई, इसे जल्द से जल्द किया जावे। पटवारी से वरिष्ठ पटवारी पद की रिव्यू, डीपीसी एवं डिफेर्ड एवं लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण करवाए जावे। भू अभिलेख निरीक्षक से नायाब तहसीलदार से पदोन्नति कोटा बढ़ाया जाने वाली पत्रावली विगत 2 वर्षों से अटकी हुई है, उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी किया जाए। इसके अलावा तहसीलदार पद पर मंत्रालय का स्वर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किए जाने वाली पत्रावली भी 2 वर्ष से लंबित है, उस प्रक्रिया पर भी सरकार ध्यान देवे ताकि वह भी आगे बढ़ सके। विगत 13 तारीख से हम हड़ताल पे हैं और जिसपे अभी तक सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके अगली कड़ी में हमने आज टाउन हॉल से या कलेक्ट्रेट तक हर जिला मुख्यालय पे पूरे राजस्थान में रैली का आयोजन किया है। हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार जब तक सुनवाई नहीं करती है तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे और हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जो हमारी मांगे हैं मैं एक बार आप सबके सामने रखना चाहूँगा, जो जायज़ मांगे हैं और जिसके लिए हम 2020 से सरकार से लड़ रहे हैं, और 2020 से अब तक सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के हमारे साथ समझौते किए जाते हैं और समझौते करने के बाद में उनको लागू नहीं किया जाता है। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारी के संगठनों के साथ में जो भी समझौते करती है तो उनको वो लागू करे। यदि वो लागू नहीं करती है तो फिर कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है, जो सरकार के लिए अच्छा नहीं है। पटवारी पद को तकनीकी करते हुए ग्रेड पे 3600 किया जाना, गिरदावरी ऐप में संशोधित आवश्यक संशोधन करना, 1035 पटवार मंडलों के जो हमारे 2020 से सरकार द्वारा बनाए गए उनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं देने से उन पटवार मंडलों पे पटवारियों को 1 रुपया नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है उनको। लंबित जो भी रिव्यू डीपीसी है हमारी शेष है उनको तुरंत प्रभाव से सरकार करे। 752 जो आरए के नए पद सृजित किए गए हैं उनको मर्ज करते हुए उनकी पदोन्नति करे। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार की पद की जो डीपीसी लंबित है उसको करे। तहसीलदार पद में मंत्रालय कर्मचारियों का कोटा है उसको जो फिक्स किया जाना है उसको करे। यहाँ से प्रदेश से जो भी नेतृत्व निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और जब तक हमारी मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती, राजस्थान के 13,000 पटवारी और 4,000 कानूनगो संघ जो हमारे साथ में खड़े हैं, हम सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए धरती पे कार्यान्वयन नहीं करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। सलूमपुर जिले के देवगांव में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से बुलडोजर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि महज आधे घंटे में ही बुलडोजर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि देवगांव में खुदाई का कार्य चल रहा था, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से बुलडोजर में आग लग गई। चालक ने ब्रेक लगाकर बुलडोजर को रोका और नीचे कूदकर जान बचाई। वहीं खेत में आसपास काम करने वाले लोगों ने सलूमपुर थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर एएसआई आशीष सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकलें भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बुलडोजर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आर&डी मेडिकल कॉलेज की एमबी हॉस्पिटल के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की HIV परीक्षण प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज को मान्यता मिल गई है। NABH प्रवेश स्तर प्रमाण प्राप्त करने के बाद अब यह उपलब्धि हासिल हुई है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RN सुमन ने बताया कि इस प्रमाण पत्र के बाद मरीजों को लाभ होने वाला है। यह प्रमाण के बाद HIV प्रशिक्षण की सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इससे रोगियों को बेहतर उपचार और समय पर निदान मिल सकेगा।
अन्य प्रयोगशालाएं हमारी मान्यता प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करके अपने प्रकरणों और प्रक्रियाओं को कैलिब्रेट कर सकती है। यह मान्यता हमारे संस्थान को देश के अन्य अग्रणी चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में शामिल करती है। यह प्रतिदिन 300 से अधिक HIV प्रशिक्षण किए जाते हैं, जो रोगियों को सटीक निदान और समय पर उपचार में सहायता सिद्ध हो रही है। MB हॉस्पिटल RNT मेडिकल कॉलेज में स्थित RNT केंद्र रोगियों को एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी प्रदान करता है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर यह मान्यता हमारे अस्पताल की सेवा में सुधार और विश्वास की नई ऊंचाइयों को दर्शाती है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हम यहाँ पर HIV के सीरोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, उनका NABL सर्टिफिकेशन आज हमें मिल गया है। तो ये जो टेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पे अब NABL की मोहर लग गई है और ये एक बहुत ही लंबा और रिगरस प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो दिल्ली से जो टीम्स आती हैं वो आकर के और हमारे सारी इन सुविधाओं को और उनको करने के तरीके को, हमारे जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, उन सब की गुणवत्ता को जांचते हैं। तो मैं हमारे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुमन और हमारे माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सुशील साहू साहब, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके अथक प्रयासों से हमें आज ये उपलब्धि हासिल हो सकी। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हम राजस्थान में राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में अजमेर के बाद में दूसरे नंबर पर हैं। तो ये हमारे, जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे महाराणा भूपाल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो हैं वो NABH एक्रेडिटेड हैं। तो अब इसी कड़ी के अंदर अब हमने NABL के लिए भी जो है वो अप्लाई किया और हमें अभी ये सफलता मिली है। आगे हमारी ये कोशिश है कि हम हमारे जितने भी हम टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी में कर रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, उन सब के लिए भी हम NABL सर्टिफिकेशन लेने के लिए प्रयासरत हैं और आशा करता हूँ कि ये सफलता भी हमें शीघ्र मिल जाएगी। धन्यवाद। देखिए, ये जो टेस्ट है वो अगर NABL आपको मिलता है किसी भी टेस्ट के लिए, तो वो सर्वमान्य टेस्ट होता है। वो विदेश तक के अंदर भी अगर जो है वो अगर वो अपना टेस्ट को लेके जाता है तो उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये इट इज़ लाइक एन ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ थिंग कि भाई आपको अथॉरिटी हो गई कि ये गुणवत्तापूर्ण है और सही टेस्ट है। जी। उदयपुर नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर सोमवार को व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला हमारा गौरवशाली संविधान विषय पर आयोजित की गई थी। इस व्याख्यान माला में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। वहीं जैसा कि इस मौके पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली सहित कई लोग भी मौजूद थे। अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा संविधान गौरवशाली इसलिए है क्योंकि संविधान में सभी को बराबर हक दिया गया है। संविधान बनने के बाद देश ने तरक्की की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी वजह से देश में समानता देखी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से सरपंचों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक के रूप में दी गई नियुक्ति के विरोध में सोमवार को बड़गांव पंचायत समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरपंचों को प्रशासक के रूप में दी गई नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। पंचायत समिति के सदस्यों ने बताया कि कई जगह पर सरपंचों की वजह से ग्रामीण परेशान हैं और अब सरकार ने नियुक्ति देकर सरपंचों को लूट की खुली छूट दे दी है। सरपंच भूमि दलालों के साथ मिलकर जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। अब प्रशासक बनने के बाद बेधड़क होकर भूमि दलाली करेंगे। ऐसे में सरकार प्रशासक के तौर पर दी गई नियुक्ति को जल्द से जल्द खत्म कर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का काम करे। राजस्थान आशा सहयोगिनी संघ के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों आशा सहयोगिनियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग की। आशा सहयोगिनी शांता गर्ग ने बताया, पिछले 18 वर्षों से पूरे प्रदेश में 55,000 आशा सहयोगिनी बहनें कार्यरत है, जो प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर पहुंचाने का काम करती है। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने, गर्भवती व धारित्री महिला की देखरेख करने, जनसंख्या नियंत्रण एवं गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाई वितरण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम को संपन्न करवाने का काम करती है। लेकिन वेतन के नाम पर ऊंट के मुंह से जीरे के बराबर मिलता है।
आशा सहयोगिनी ने संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने के साथ न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए देने की मांग की है। साथ ही 10 वर्ष का अनुभव वाली आशाओं को ANM श्रेणी में सीधा समायोजन किया जाए ताकि वर्षों से कार्य करने वाली आशा सहयोगिनों को लाभ हो सके। और हम सभी आशा बहनें आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जिनमें हमारी मुख्य मांगे है कि हमें भी संविदा रूल्स में लिया जाए और हमें जब तक संविदा रूल्स में नहीं लेते हैं और सीधा हमें ANM में समायोजन किया जाए और हमारा वेतन न्यूनतम कम से कम 18,000 रुपये किए जाए। और इसके अलावा हमारी और भी समस्याएं हैं, जैसे हमारा टीम बेस्ड इंसेंटिव मिलता है जो 2 सितंबर 2024 में हमने BCMO सर को ज्ञापन भी दिया था और ANM और आशा दोनों ने एक साथ प्रार्थना करी थी, लेकिन ANM को तो पेमेंट हो चुका है और हमारा अभी तक नहीं हुआ है। 3 वर्ष से तो हम कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। तो BCMO सर से कह के हमारा भी आशाओं का बहुत कम मानदेय रहता है, बहुत ही कम इंसेंटिव पे हम काम करते हैं और जमीनी लेवल पे हम काम करते हैं। सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाते हैं, जिसमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है और जनसंख्या नियंत्रण करना है, दवाई वितरण काम करना है और कोई भी सर्वे आ जाती है, कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो उसका भी हम सर्वे करते हैं और पूरा सहयोग चिकित्सा विभाग का करते हैं। चिकित्सा विभाग ने तो हमें सरकार और आम जन समुदाय के बीच की कड़ी बनाई थी कि, लेकिन आज सरकार को भी पता है और चिकित्सा विभाग को भी पता है कि आशा सहयोगिनी कड़ी नहीं रह के एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है सरकार की। अगर हम आपको डेटा लाकर नहीं देंगे तो ये डेटा 100% सही नहीं होगा। हम आशा सहयोगिनी बहनें घर घर जाकर 100% और सही डेटा आपको देते हैं। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि हमें भी संविदा रूल्स में लिया जाए और ANM में सीधा हमारी ट्रेनिंग करवा के समायोजन किया जाए। 10 वर्ष का जिसका अनुभव हो चुका है उस आशा बहनों को आप सीधा ही ANM में समायोजन कर लीजिए ना, क्योंकि सारा काम तो हम करते हैं, केवल इंजेक्शन ही तो नहीं लगा रहे हैं, बाकी सारा काम हम ANM का कर रहे हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।